नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच चल रहा था और आधुनिक भारत हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा कि अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे और अंग्रेज़ों का भारत में आना और साम्राज्य स्थापित करना क्या ये दैवयोगिक था या एक सुस्पष्ट योजना का परिणाम था। इसके अलावा हमने एक ये देखा था कि ब्रिटिश राज भारत के लिए वरदान था या अभिशाप था। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ा और आप लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था। बड़ा मज़ा आया आप लोगों का कमेंट सुनकर। कई लोगों ने कहा कि सर आप बड़े ही स्पष्ट शब्दों में जो है चीज़ों को बता देते हैं। बाकी यूट्यूब पे अन्य भी वीडियो मिलते हैं लेकिन उनके अंदर एक स्पष्टता का अभाव होता है। नॉलेज उनको ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे स्पष्टता का अभाव रहता है। तो बस मैं तो आप लोगों को थैंक यू देना चाहूँगा कि मेरी जो शैली है वो आप लोगों को पसंद आ रही है, आप मुझे सराह रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ठीक है? तो आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक गुज़ारिश आपसे ज़रूर करूँगा कि आपको जो कमी दिखे ना वो ज़रूर बताएँ, निसंकोच बताएँ। दरअसल कमी आप बताओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने आप को और तराश पाऊँगा और एक लेटेस्ट वर्ज़न मेरा हर रोज़ मैं लॉन्च करता रहूँगा। हर वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट दूँ, है ना? और वो मैं तभी दे पाऊँगा जब आप मुझे बताओगे, मेरा परीक्षण करोगे। क्योंकि यदि आप मेरी बुराई नहीं करोगे, मेरे अंदर कमियां नहीं निकालोगे ना, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना? तो मुझे यही लगेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सही हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो मैं फिर इसी गति से चलूँगा, ठीक है? और आप यदि कमी निकालोगे, कुछ सजेशन दोगे, तो मैं उनको ज़रूर स्वीकार करूँगा और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। पिछला जो टॉपिक था उसी से आगे की हम बात करेंगे। अंग्रेज़ों की जो सफलता थी वो कहाँ से प्रारंभ होती है उसकी हम बात करेंगे, यानी कि प्लासी और बक्सर के युद्धों की आज हम बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ से 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं साक्षात्कार में। वो हैं, एक तो ये कि प्लासी का युद्ध क्या विश्वासघात का युद्ध था? दूसरा ये कि प्लासी के कार्य को बक्सर ने पूरा किया, क्या आप ऐसा मानते हैं? तीसरा ये कि क्या बक्सर की विजय अंग्रेज़ों की पहली वास्तविक राजनीतिक विजय थी? क्या आप मानते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के हाथों में वास्तविक शक्ति आई? क्या होता यदि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात नहीं होता? क्या इतिहास का स्वरूप अलग होता यदि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात नहीं होता? इतने सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं कि बंगाल की पहली क्रांति क्या थी? बंगाल की दूसरी क्रांति क्या थी? बंगाल की रक्तहीन क्रांति क्या थी? या ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आप क्या जानते हैं? या जो है काल कोठरी की घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? इतने सारे सवाल बनते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस छोटे सेशन में जानने वाले हैं। मात्र आधा घंटे का सेशन मैं लूँगा, लेकिन आपको गज़ब का मैटर और एक संक्षिप्त तरीके से देने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे साथियों, इन तमाम प्रश्नों को जानने के लिए हमें बंगाल को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मामला बंगाल का है। बंगाल को समझने के लिए बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं थोड़ा-सा बता के सीधा मैं आपको जो है यहाँ पर लाना चाहूँगा प्लासी की ओर, ठीक है? तो देखिए प्यारे साथियों, मुगल काल जो था उस समय बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और एक सूबा हुआ करता था बंगाल, ठीक है? वहाँ पे मुगल शासक अपना एक प्रशासक नियुक्त करते थे जिसको नाजिम कहा जाता था, ठीक है? और उत्तरवर्ती मुगल शासक जो थे फ़र्रुखसियर, उसके समय यहाँ पे जो नाजिम था वो मुर्शिद कुली खान था। और मुर्शिद कुली खान जो था वो एक स्वाभिमानी शासक था, स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए उसको मुग़लों की अधीनता में शासन करना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने क्या किया, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मुग़ल शासक जो थे बड़े कमज़ोर हो गए थे इस समय। हमको पता ही है, घृणित कायर, साहिब खबर जैसे लंपट मूर्ख जैसे शासक थे जिनकी मतलब ऐसी उपाधियाँ थी। तो ऐसे शासकों के अधीन कौन शासन करना चाहेगा? तो मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को एक तरीके से स्वतंत्र कर लिया और बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। इसी समय मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेज़ों को एक फ्री ट्रेड पास
जारी किया, यानी दस्तक जारी किया, जिसके तहत अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना कोई चुंगी दिए, बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब व्यापार करने का जब अंग्रेज़ों को अधिकार दिया तो बंगाल में अंग्रेज़ों का जो व्यापार था वो बड़े ही व्यापक पैमाने पर होने लगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री में होता था। दूसरी बात ये थी कि बंगाल उस समय भारत का मुकुटमणि कहलाता था एक तरीके से, है ना। मुकुटमणि का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त पैसे वाला था। बंगाल जो है पूरे भारत को प्रभावित करता था, इतना संपन्न प्रदेश था, धन संपदा की कमी नहीं थी, और मतलब ज़बरदस्त पैसे वालों का देश था एक तरीके से बंगाल, ठीक है। उस समय क्योंकि अलग अलग देश ही थे सब, मराठे अलग थे, मैसूर, अवध, बंगाल, ये सब अलग अलग देशी कहलाते थे एक तरीके से, है ना। तो ऐसी स्थिति में बंगाल में अंग्रेज जो है जमकर व्यापार करते, चूंकि उनकी चुंगी वगैरह वहाँ पे नहीं लगती थी। अब धीरे धीरे ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई। इधर जो बंगाल के नवाब थे, वो मुर्शिद कुली खान के बाद अन्य सारे नवाब बने, जिसमें सरफराज वगैरह आए, है ना, और अलीवर्दी खान आया। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई। उस समय उसके कोई पुत्र तो था नहीं, उसकी 3 पुत्रियां थी, और उन पुत्रियों का विवाह भी उसने अपने भाई के पुत्रों के साथ किया था, और उन तीनों पुत्रों की भी मृत्यु अलीवर्दी खान से पहले ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अलीवर्दी खान का जो उत्तराधिकारी था वो कोई स्पष्ट रूप से था नहीं, तो अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में अलीवर्दी खान की जो बेटी थी अमीना बेगम, उसके पुत्र सिराजुद्दौला को नियुक्त किया, है ना। तो ये प्रश्न भी बनता है कि सिराजुद्दौला कौन था, तो ये ध्यान रखना, ये अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था, ठीक है। अब चूंकि अलीवर्दी खान के कोई संतान थी नहीं, और अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, जिसमें अमीना बेगम, एक घसीटी बेगम, और एक और कोई नाम था, मेरे को भी पता नहीं है, आप देख लेना। ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न इतना पूछते नहीं है गहराई में, इसलिए मैं ज़्यादा देख के नहीं आया, बस जो पूर्व नॉलेज है उसके आधार पे मैं चला आया। तो फिर भी आप देख लेना, आपको अच्छा लगे तो अमीना बेगम का पुत्र जो था वो था सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था इसने, है ना। इसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला आया, और सिराजुद्दौला बड़ा ही स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक था, और अंग्रेज़ों का जो बंगाल में जो व्यापार पे एकाधिकार बना हुआ था उसका वो विरोधी था। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो फ्री ट्रेड पास का दुरुपयोग करते थे, इसलिए एक तो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से खफा था, है ना। फ्री ट्रेड पास का दुरुपयोग कैसे करते थे कि वो एक तरीके से एक टिकट टाइप का होता था, और उसको जब दिखाया जाता था तो उनसे कोई भी चुंगी नहीं लेता था या कोई भी टैक्स नहीं लेता था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस पास को कोई जो स्थानीय व्यापारी थे उनको पैसे के बदले बेच दिया, है ना। तो कोई भी व्यापारी पैसे के बदले उसको खरीद लेता था, और फिर वो भी अपना व्यापार करता, और जहाँ जहाँ उसको टैक्स लगता वो वहाँ पे अपना पास दिखा देता। तो ऐसी स्थिति में उनको टैक्स नहीं लेना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो स्थानीय व्यापारी थे वो भी उस अंग्रेज़ों से पास खरीद कर और फ्री में व्यापार करते। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला का जो राजस्व इकट्ठा होता उसमें ज़बरदस्त कमी आ गई। अब उस कमी की वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नाराज़ था, क्योंकि सिराजुद्दौला को पता चल गया कि ये इतना सारा व्यापार तो इतना हो रहा है, लेकिन जो टैक्स है वो क्यों नहीं आ रहा, चुंगी क्यों नहीं आ रही। तो उसका कारण यही था कि अंग्रेज़ जो है अपना पास इन भारतीय जो व्यापारी थे उनको भी बेच देते थे पैसे के बदले, तो अंग्रेज़ पैसा कमा लेते थे, और उन व्यापारियों को जो है बहुत अधिक जो टैक्स देना पड़ता था उससे छुटकारा मिल जाता था। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला बड़ा नाराज़ था। सिराजुद्दौला की नाराज़गी के 2 कारण और थे अंग्रेज़ों के साथ। वो ये थे कि जो घसीटी बेगम का दीवान था राय दुर्लभ, उसके पुत्र कृष्ण वल्लभ को अंग्रेज़ों ने जो है संरक्षण दे रखा था, जबकि कृष्ण वल्लभ जो था वो गबन का आरोपी था, सिराजुद्दौला के राजकोष के गबन का आरोपी था, उसको संरक्षण दे रखा था। और सिराजुद्दौला ने कहा था कि भाई इसको आप हमें हमारे सुपुर्द कर दो, ये एक दोषी व्यक्ति है, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको सिराजुद्दौला को सुपुर्द नहीं किया था। इस वजह से भी सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नाराज़ था। सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों के साथ नाराज़गी का एक और कारण था, और वो कारण था कि जो फोर्ट विलियम था
फोर्ट विलियम दुर्ग कलकत्ता में, उसकी अंग्रेज जो है उसका पुनर्निर्माण कर रहे थे। दरअसल अंग्रेज़ों के फोर्ट विलियम के रिकंस्ट्रक्शन करने का जो उद्देश्य था, पुनर्निर्माण करने का जो उद्देश्य था, वो फ्रांसीसियों से रक्षा करने का था। लेकिन सिराजुद्दौला को भी इस बात का भय था कि यदि अंग्रेज़ यहाँ पे सुरक्षित हो गए तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए भी दिक्कत खड़ी करेंगे। इसलिए सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेज़ों को चेतावनी दी। फोर्ट विलियम का जो प्रेसिडेंट था विलियम ड्रैक, उसको चेतावनी दी कि आप जो है एक तो ये फोर्ट विलियम की जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको आप रोक दें, और दूसरा ये कि जो कृष्ण वल्लभ है जिसको आपने संरक्षण दे रखा है उसको आप मेरे पास भेजें, और मेरा कोई भी विरोधी है, मेरा कोई भी विद्रोही है, उसको आप संरक्षण नहीं दें। इन 3-4 शर्तों की बात सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के जो प्रेसिडेंट थे विलियम ड्रैक, उसको भेजा, लेकिन ड्रैक ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला ने क्या किया कि फोर्ट विलियम के ऊपर तो आक्रमण नहीं किया, उसने कासिम बाजार पे आक्रमण किया और कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। तब अंग्रेज़ों को जो है विवश होकर संधि करनी पड़ी, और उस संधि में यही शर्तें थी कि किसी भी सिराजुद्दौला के विद्रोही को वो संरक्षण नहीं देंगे और फोर्ट विलियम का जो पुनर्निर्माण है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन इस शर्त को ये जो फोर्ट विलियम की परिषद थी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे ही आक्रमण कर दिया और उसको चारों ओर से घेर लिया। ये बातें मैं 1756 की कर रहा हूँ, जब सिराजुद्दौला नवाब बनाई था। अब जब फोर्ट विलियम को चारों ओर से घेर लिया तो उस समय एक दिन 20 जून 1756 की बात थी। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के सैनिकों ने, जिसमें अमीन चंद्र का नाम बड़ा महत्वपूर्ण आता है, उसने क्या किया कि ये जो फोर्ट विलियम था उसके अंदर 146 अंग्रेज थे, जिसमें कहते हैं कि कुछ कैदी थे, कुछ अंग्रेज सैनिक वगैरह जो सब थे टोटल, है ना। इसमें एक लेखक भी था हॉलवेल, वो भी शामिल थे। टोटल 146 लोगों को एक बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे में ठुसेड़ दिया, जिसका आकार था मात्र 18 बाई 14 फीट का। ठीक है, ऐसे कमरे में ठुसेड़ दिया और 20 जून की वो रात थी, पूरी रात उसमें वो बंद रहे। कहते हैं कि सुबह जब उस कोठरी को देखा गया तो मात्र 23 व्यक्ति जिंदा थे, बाकी 123 व्यक्ति मारे जा चुके थे। कहते हैं कि कुछ तो जून की गर्मी के कारण मारे गए और कुछ उस संकरी जगह में जो है एक दूसरे के पैरों से मारे गए। ऐसी बात हमको मिलती है। ये बात हमको हॉलवेल बताते हैं। हॉलवेल उस घटना में खुद शामिल थे। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जिसको काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। समझ गए होंगे आप। आपसे पूछा जा सकता है काल कोठरी घटना क्या थी या ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, तो आप बता देना कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेरा और उसके अंदर एक बंद कमरा था, एक अंधेरा कमरा था। उस अंधेरे कमरे में 146 अंग्रेज़ों को ठुसेड़ दिया और सुबह देखा तो उसमें से 123 व्यक्ति मारे जा चुके थे, सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। यह घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है, जिसकी जानकारी हमको हॉलवेल देते हैं। ठीक है, हॉलवेल ने एक पत्र लिखा था, द लाई वंडर, कुछ इस नाम से एक पत्र लिखा था, उसमें ये जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, वैसे तथ्यात्मक चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना। तो प्यारे साथियों, इस घटना का पता जब अंग्रेज़ों को पता चला, रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ था, तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी से वो सेना लेकर आया और वाटसन जो कि जल सेनापति था वो भी सेना लेकर आया। और इस प्रकार से क्लाइव और वाटसन ने आकर और जो है फोर्ट विलियम को घेर लिया। और चूंकि फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला अमीन चंद्र को नियुक्त करके और खुद मुर्शिदाबाद की तरफ चला गया था, तो क्लाइव ने अमीन चंद को घूंस देकर अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार से जो है फोर्ट विलियम को पुनः इसने जीत लिया। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला को पता चल गया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन फिर भी उसने जो है ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी गतिविधियों में मस्त रहा। अब अंग्रेज़ों को पता चल गया था, चूँकि सिराजुद्दौला जो है इनको अंग्रेज़ों को कासिम बाजार में पराजित कर चुका था,
सिराजुद्दौला पोर्ट विलियम पे अधिकार कर चुका था, इसलिए अंग्रेज़ों के कान खड़े हो चुके थे। अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि सिराजुद्दौला की शक्तियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, वरना ये हमको यहाँ पर टिकने नहीं देगा। हमारा जो व्यापार है वो हमको करने नहीं देगा, फ्री में व्यापार नहीं करने देगा, इतना अंग्रेज़ों को पता चल गया था। तो अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हटाने के लिए, नवाब के पद से हटाने के लिए सिराजुद्दौला के ही दरबारियों के साथ जो है समझौता किया और उनको घूंस देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिसमें मीर जाफ़र जो इसका सेनापति था, ये इसका बड़ा हाथ था, है ना, ये बड़ा व्यक्ति था। इसने संधि की थी अंग्रेज़ों के साथ और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। और भी बहुत सारे लोग थे, अमीर चंद्र थे, जगत सेठ थे, है ना, और राय दुर्लभ थे। तो ये कई सारे लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। और जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में, तो उस युद्ध में सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल, केवल 2 व्यक्ति ही सिराजुद्दौला की तरफ से लड़े, बाकी अन्य लोग बिल्कुल निष्क्रिय रहे, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और जो है कि ये बिल्कुल बिना लड़े ही अंग्रेज इसमें जीत गए, क्योंकि सिराजुद्दौला के सेनापति लड़े ही नहीं थे। और मीर मदान जो कि बढ़िया तरीके से लड़ रहा था, उसको भी इसने रोक दिया मीर जाफ़र के कहने पर। सिराजुद्दौला ने जैसे ही मीर मदान को रोका तो सिराजुद्दौला की सेना में भगदड़ मच गई और सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफ़र को नियुक्त किया, सिराजुद्दौला को हटाकर। यहाँ से अंग्रेज़ों की शक्ति जो है प्रारंभ होती है। और प्यारे साथियों, ये जो घटना थी प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाना सिराजुद्दौला के स्थान पर, इस घटना को बंगाल की पहली क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है बंगाल की पहली क्रांति क्या थी, तो आपको यही जवाब देना है कि सर सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने की जो घटना है वो बंगाल की पहली क्रांति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब इधर सिराजुद्दौला भाग गया और वो भागता रहा, इधर बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बन गया। मीर जाफ़र को इन्होंने इस शर्त पे बनाया था बंगाल का नवाब कि वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बन के रहेगा और अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर रहेगा, अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेगा, अंग्रेज़ों को पर्याप्त मात्रा में धन देगा, उपहार वगैरह देगा, है ना। तो ये सारी शर्तों के साथ मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। अब चूँकि अंग्रेज़ों की डिमांड इतनी अधिक थी कि मीर जाफ़र इनको ढेर सारा धन दिया, फिर भी अंग्रेज़ खुश नहीं हुए और अंग्रेज़ों ने जो है मीर कासिम के साथ समझौता करके और 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये जो घटना है मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति या बंगाल की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बंगाल की दूसरी क्रांति क्या कहलाती है या बंगाल की रक्तहीन क्रांति क्या कहलाती है। मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, ये जो घटना थी ये रक्तहीन क्रांति थी। इसमें किसी का रक्त नहीं बहा था, बस मीर जाफ़र को हटाया और मीर कासिम को नियुक्त कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि मीर कासिम को हम नियुक्त करेंगे तो ये हमको पर्याप्त मात्रा में या मीर जाफ़र से अधिक धन देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मीर कासिम जो था वो आत्मनिर्भर व्यक्ति था, स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति था। उसने जो है अंग्रेज़ों को कोई धन ज़्यादा नहीं दिया और स्वतंत्र रूप से आचरण करना उसने प्रारंभ किया। यहाँ तक कि 1763 में जो फ्री ट्रेड पास था अंग्रेज़ों का, उसको निष्प्रभावी बना दिया। एक दिमाग से काम लिया उसने और डायरेक्ट उसको निष्प्रभावी नहीं किया। उसने क्या किया कि जो भारतीय जो व्यापारी थे उनके लिए भी व्यापार करना एकदम फ्री कर दिया, यानी कि जो व्यापारिक शुल्क लिया जाता था उसको उसने हटा लिया। और जैसे ही व्यापारिक शुल्क हटाया, अन्य सारे लोग भी फ्री में व्यापार करने लगे, तो अंग्रेज़ों को जो फ्री ट्रेड पास मिला था उसका कोई महत्व नहीं रहा, वो निष्क्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ बड़े रुष्ट हुए और उसने क्या किया कि जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया मीर कासिम के ऊपर, है ना। 1763 की बात है, जून जुलाई में, है ना। और कई जगह पे युद्ध हुए, उदय नाला का युद्ध हुआ, सूती का युद्ध हुआ, है ना। उन युद्धों में मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों से पराजित हुआ
और अंग्रेज़ों ने फिर मीर कासिम को हटाकर 1763 में करीब अक्टूबर का महीना था, जुलाई के महीने में ही जो है मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। ये ध्यान रखना, इसके बाद अब बक्सर का युद्ध होगा, है ना, क्योंकि मीर कासिम अब अंग्रेज़ों के विरोध में और जाता है अवध के नवाब के पास, और अवध के नवाब को वो राज़ी करता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ठीक है, वो मतलब बहुत सारे धन की वो लालच देता है कि मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और अवध के नवाब को वो तैयार कर लेता है। वो बंगाल का राजस्व वगैरह देने की बात करके और जो है उसको तैयार करता है। ठीक है, तो सॉरी, इस प्रकार से अवध के नवाब को मीर कासिम तैयार कर लेता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तब मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था वो भी इनके साथ में हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों शक्तियाँ, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, मतलब रह चुका था अब इस समय, यानी कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो तो मीर जाफर था, अंग्रेज़ों ने उसको नियुक्त कर दिया था, लेकिन मीर कासिम अपने आप को बंगाल का नवाब मान रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम यही पढ़ते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह तीनों की एक तिकड़ी थी, तीनों का एक गुट था, और दूसरी साइड अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सिजाउद्दौला था, और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ये तीनों की एक तिकड़ी थी। ठीक है, अब इन दोनों शक्तियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, और बक्सर का युद्ध आपको पता है अंग्रेज जीते थे, और ये जो तिकड़ी थी ये हार गई थी। अब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अब चूंकि अवध का नवाब हार गया, मुग़ल बादशाह हार गया, और क्या नाम से बंगाल का नवाब हार गया, और भारत में उस समय ऐसी कोई बड़ी शक्ति थी नहीं। एक मराठे थे, मराठे 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हार चुके थे अफ़गानों से, और अफ़गान भी अपनी आंतरिक स्थिति के कारण भारत छोड़कर चले गए थे। तो उस समय तक मैसूर का उदय तरीके से हुआ नहीं था। तो उस समय तक कंडीशन ये थी कि भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो भारत की स्थिति को संभाल सके। इसलिए भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, और उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति को भरने के लिए अंग्रेज़ों ने शासन सत्ता अपने हाथ में ली, है ना। तो यही कारण था कि बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों की वास्तविक राजनीतिक विजय माना जाता है। उसके पीछे यही कारण था कि उस समय राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, और दूसरी बात ये थी कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो उसके बाद बंगाल का जो नवाब बना वो मीर जाफर की तो मृत्यु हो गई थी फरवरी 1765 में, करीब 5 फरवरी 1765 को मृत्यु हुई, और उसके बाद बंगाल का जो नवाब बना वो नजमुद्दौला बना। अब नजमुद्दौला जो था मीर जाफर का पुत्र था, उसने अंग्रेज़ों के साथ 20 फरवरी 1765 को संधि की, और संधि करके उस संधि में इसने क्या किया कि 53 लाख रुपए के बदले जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, वो अंग्रेज़ों को सौंप दी। ठीक है, यानी कि जो प्रशासनिक शक्ति जिसको हम निजामत शक्ति बोलते हैं, वो निजामत शक्ति अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई 1765 में, फरवरी 1765 में 53 लाख रुपए के बदले। ये वार्षिक मिलना था किसको? बंगाल के नवाब को। एक तो ये था। दूसरा, मुग़ल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि की 12 अगस्त 1765 को। उस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो फिनेंशियल पावर थी, जो दीवानी शक्तियाँ जो थी, वो 26 लाख रुपए में बेच दी गई अंग्रेज़ों को मुग़ल बादशाह के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये संधियाँ जो थी उनके माध्यम से अंग्रेज़ों के हाथों में अब दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की शक्तियाँ आ गई। कब आ गई? 1765 में आ गई। इसलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी का कार्य पूरा किया, यानी कि प्लासी में जो सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आई थी वो पूर्ण रूप से नहीं आई थी, है ना। यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की शक्तियाँ वास्तविक रूप में लिखित संधि के रूप में नहीं आई थी, लेकिन बक्सर युद्ध के बाद ये एक संधियाँ हुई थी, और उन संधियों के तहत पूरी शक्ति अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर का जो युद्ध था उसने प्लासी के कार्य को पूरा किया, या बक्सर की विजय अंग्रेज़ों की पहली राजनीतिक व वास्तविक विजय थी। ठीक है,
तो आप अब इन प्रश्नों का जवाब बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। मैंने कई सारे प्रश्नों के जवाब इस सेशन में आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक आधा प्रश्न और है, जैसे कि यदि सिराजुद्दौला के साथ 1757 में प्लासी के युद्ध में विश्वासघात नहीं होता तो क्या इतिहास बदलता? क्या अंग्रेज़ों की शासन सत्ता भारत में स्थापित हो पाती? तो देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, समझ के आधार पे होते हैं, इसका कोई फिक्स उत्तर नहीं होता। ये संभव था कि संभव क्या, मैं तो यदि मेरा व्यक्तिगत विचार मैं रखूं और वहाँ पे व्यक्तिगत विचार ही पूछेंगे साक्षात्कार में कि आप क्या मानते हैं, आपके अनुसार क्या होता, तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल इतिहास बदलता यदि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात नहीं होता तो। और सिराजुद्दौला आराम से अंग्रेज़ों को हरा देता और अंग्रेज़ों का जो जितना विशाल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ और जितने लंबे समय तक उन्होंने भारत में शासन किया, वो शायद वो नहीं कर पाते, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास सेना अधिक थी, सिराजुद्दौला के पास संसाधन अधिक थे, और सिराजुद्दौला की सेना के पास जो सेना थी उनको भौगोलिक ज्ञान अधिक था बजाय अंग्रेज़ों के, क्योंकि अंग्रेज़ एक तो विदेशी थे, उनके पास संख्या भी कम थी और उनको भारत के भूगोल की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बेहतर तरीके से लड़ भी नहीं सकते थे। और चूंकि सिराजुद्दौला स्वयं कासिम बाजार में अंग्रेज़ों को पराजित कर चुका था, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर चुका था, यानी कि 2 बार अंग्रेज़ों को हरा चुका था, तो वो तीसरी बार भी हरा सकता था, बशर्ते कि उसकी सेना उसके साथ होती, बशर्ते कि उसके जो सेनापति थे उन्होंने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया होता। और यदि ऐसा होता तो अंग्रेज़ भारत में सिर्फ व्यापारी बनकर रह जाते और अंग्रेज़ों की शासन सत्ता कभी भारत में शायद स्थापित ही नहीं हो पाती, और जो परंपरा भारत में चल रही थी वो शायद चलती रहती। और धीरे धीरे चूँकि समय परिवर्तन मांगता है, समय की नज़ाकत के अनुसार भारत में परिवर्तन होता, भारतीयों की सोच के अनुसार भारत में परिवर्तन होता, लोकतंत्र भी आता, लेकिन अंग्रेज़ों का इतना बड़ा जो प्रभाव भारत पे पड़ा वो शायद नहीं पड़ता, और भारत आज भी संपन्न होता, विकसित देशों में शामिल होता। जितना धन अंग्रेज बक्सर और प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद लूट कर वो ले गए, थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ जैसा सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, वो सिद्धांत नहीं देना पड़ता, और जितना धन भारत में था उतना भारत में रहता, तो आज भारत की जो गरीबी का जो इंडेक्स है वो शायद इतना कम नहीं होता, है ना, मतलब इतना अधिक नहीं होता, बहुत कम होता। तो इतिहास पे ज़रूर असर पड़ता यदि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात नहीं होता, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों आज का एक छोटा सेशन जिसमें हमने बात की बक्सर और प्लासी के युद्ध की। यहाँ से आगे की बात भी है, मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के पास दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की शक्तियाँ चली गई थी। अब कंपनी पूर्ण रूप से सर्वे सर्वा बन गई थी। लेकिन आपको पता है 1765 में और क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन की स्थापना की। आखिर क्या था द्वैध शासन, ये सवाल बनता है, और द्वैध शासन की ही स्थापना क्यों की, एक ये प्रश्न बनता है। कंपनी ने जब कंपनी को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की शक्तियां मिल गई तो उसने पूर्ण रूप से अपना शासन क्यों नहीं स्थापित किया, क्यों वो द्वैध शासन पे गई, है ना, और द्वैध शासन को फिर 1772 में क्यों हटाया गया। ये 3-4 प्रश्न यहाँ पे अच्छे से बनते हैं। तो चलिए मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि आखिर द्वैध शासन लागू क्यों किया। तो इसके पीछे प्यारे साथियों 3-4 कारण थे। द्वैध शासन होता क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको कि देखो, द्वैध शासन ये होता है कि जब शासन की शक्तियाँ किसी अन्य पक्ष को दे दी जाएं और उत्तरदायित्व किसी अन्य पक्ष को दे दिया जाए, है ना, यानी कि शक्ति और उत्तरदायित्व दोनों 2 गुटों में बांट दिया जाए, तो ऐसी शासन व्यवस्था को द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन जैसा शब्द लियोनस कार्टियस ने हमको दिया था, 1920 में दिया था, लेकिन ये व्यवस्था बहुत पहले लागू थी, ठीक है। शब्द 1920 में इस्तेमाल किया गया, लेकिन सिद्धांत बहुत पहले दिया गया था, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। परिभाषा बता दी, किसने इस शब्द का इस्तेमाल किया वो बता दिया, सिद्धांत क्या होता है वो बता दिया। अब भारत में क्यों लागू किया, आखिर क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन क्यों लागू किया, उसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि कंपनी के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतना जो है कर्मचारी भी नहीं थे कि वो पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासन व्यवस्था को संभाल सके, इतने कर्मचारी इनके पास नहीं थे, पहला कारण। दूसरा कारण ये था
कि जो अंग्रेज़ भारत में थे भी, उनको इतना यहाँ का अनुभव नहीं था, यहाँ की भाषा का जो है ज्ञान नहीं था, यहाँ के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऐसी स्थिति में शासन करना अंग्रेज़ों के लिए एक दुष्कर कार्य था। एक तो ये एक कारण ये था कि यदि नवाब को, बंगाल के नवाब को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, उससे पूरी शक्ति छीन ली जाए, तो बंगाल की जो जनता थी, जिसकी सहानुभूति नवाब के प्रति थी, वो जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। इस चीज़ की शंका अंग्रेज़ों को थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने बड़े दिमाग से काम लिया और नाम मात्र के रूप में बंगाल के नवाब के पास जो है कुछ उत्तरदायित्व उसको सौंपे। ठीक है, इसके अलावा एक शंका अंग्रेज़ों को ये भी थी, यदि बंगाल के नवाब को पूर्ण रूप से सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, तो उस समय फ्रांसीसी और डच लोग भी भारत में थे और ये संभव था कि बंगाल का नवाब फ्रांसीसी और डचों के साथ मिलकर एक गुट बना सकता था अंग्रेज़ों के खिलाफ और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ सकता था। ये भी शंका अंग्रेज़ों को थी। और अंत में एक सबसे बड़ा कारण ये था कि कंपनी के जो डायरेक्टर थे, वो भी भारत में डायरेक्ट शासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे, वो अभी व्यापार करने के ही पक्ष में थे। इस कारण से क्लाइव ने बड़े दिमाग से काम लिया और भारत में द्वैत शासन की स्थापना कर दी। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी। अब जब द्वैत शासन की स्थापना कर दी, तो ये असफल क्यों हुआ और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त क्यों किया और क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, और फिर आगे की व्यवस्थाएं तो हमने पढ़ी हैं, और जो महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी होंगे उसके हम चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि इस समय का जो कार्यकाल था वो बड़ी ही लूट का काल कहलाता है। स्पीयर ने तो स्पष्ट कहा है कि ये निर्लज्ज व बेशर्म लूट का काल था, 1765 से 1772 का काल या द्वैत शासन का काल। ऐसा क्यों था? इस काल को कॉर्नवालिस ने भी ऐसा ही कहा है कि किसी भी सभ्य देश में इतनी लूट और बेशर्मी का काल मैंने आज तक नहीं देखा, है ना। अब आप सोचिए कि अंग्रेज ही इस काल के बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो ये काल कैसा रहा होगा। अब इसके पीछे कारण क्या थे, इतनी लूट क्यों थी? इस लूट के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि अंग्रेज़ों ने ये जो विभाजन किया था, द्वैत शासन जो लागू किया था, ये अतार्किक था, है ना। मतलब जो उत्तरदायित्व थे वो बंगाल के नवाब को सौंपे, है ना, जिसमें क्या उत्तरदायित्व थे कि प्रशासन के संचालन का उत्तरदायित्व था और जो है पुलिस वगैरह का मामला जो था, ये सब इसके पास था। किसके पास? नवाब के पास। लेकिन नवाब को शक्ति नहीं दी, है ना। उत्तरदायित्व तो दिया लेकिन शक्ति नहीं दी। इसकी वजह से बिना शक्ति के आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर ही नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से नवाब केवल मात्र नवाब बन के रह गया, उसका कोई प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ा। पहला तो ये। दूसरा ये कि नवाब के पास पैसे का भी अभाव था, क्योंकि नवाब को 53 लाख रुपए मिलने थे वार्षिक। तो 53 लाख रुपए में वो अपना खर्चा चलाए, अपने परिवार का खर्चा चलाए, और इतने विशाल जो बंगाल साम्राज्य था उसमें जितने भी कर्मचारी थे, किस किस को तनख्वाह दे? नाम मात्र की वो तनख्वाह दे पाता था, जिसकी वजह से कर्मचारियों का जो है खर्चा नहीं निकलता था। तो कर्मचारियों ने घूस लेनी प्रारंभ कर दी। तो इसलिए यह काल जो था घूस और लूट का काल था, बेशर्म लूट का काल था। ठीक है, ये इतनी सारी व्यवस्थाएं थी। उधर कंपनी ने जो है राजस्व जो उगाया वो कंपनी ने खुद के पास रखा। राजस्व उगाने की जो बात थी, चूँकि दीवानी शक्तियाँ इसके पास थी, कंपनी के पास, तो इन्होंने भी जो कर जो लिया वो इतना बुरी तरीके से लूटा था किसानों को कि किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा ये कर लगाते थे कि किसानों के कुछ नहीं बचता था। अधिकांश कमाई तो कर देने में चली जाती थी, कुछ खेती करने का खर्चा होता था, किसान के पास कुछ नहीं बचता था। इसलिए किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, तो लोग भूखे मर गए, भूखमरी फैल गई, है ना। रजनी पाम दत्त ने तो ऐसा लिखा है कि इस समय इतना भयंकर काल पड़ा कि इंसान को खाने को तैयार था। इंसान जो है अपने बच्चे बेच रहा था, लेकिन उनको कोई खरीदार नहीं मिला, ऐसा हंटर लिखते हैं। अब सोचिए, हंटर खुद साम्राज्यवादी इतिहासकार है, वो कह रहा है कि इंसान जो है अपने बच्चे को बेचने को तैयार था, लेकिन खरीदार नहीं थे।
है ना, गंगा नदी में, और इसमें लाशें बह के जा रही थी लेकिन उन्हें कोई उठाने वाला नहीं था, ऐसा मैकॉले लिखता है। तो इस प्रकार से मैकॉले ने एक बात और लिखी है कि महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो सड़क पर भीख मांग रही थी। इस प्रकार की व्यवस्था फैल गई, इतनी बुरी व्यवस्था थी। इस कारण से 1772 में और वारेन हेस्टिंग्स को इस द्वैत शासन को समाप्त करना पड़ा। और उसके बाद आपको पता ही है, वो उन्होंने एक कलेक्टर का पद गठित किया, और जो है राजस्व उगाने की जो व्यवस्था थी वो कलेक्टर को सौंपी, है ना। और वहाँ से आगे का हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त वगैरह ये जो आएंगे उसको हम करेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ। आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो, पूछना हो तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं उस पर आप, व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और किसी भी प्रकार की शंका मत रखना, मैं अवश्य जवाब दूंगा। धन्यवाद।